नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हरिद्वार पहुंचे साइबेरियन पक्षी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस बार 3 हफ्ते देरी और कम तादाद में पहुंचे हैं पक्षी। रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पक्षियों की संख्या में आई कमी। तो गंगा घाटों पर प्रवास करते हैं फ्लास गर्ल पक्षी और जिनको देखने के लिए पर्यटक भी जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार इन पक्षियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हरिद्वार पहुंचे साइबेरियन पक्षी, जिसकी एक खूबसूरत तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो साइबेरियन पक्षी इस बार 3 हफ्ते देरी और कम तादाद में पहुंचे हैं। तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध की जो है लगातार जंग जारी है, उस जंग की वजह से पक्षियों की संख्या में कमी यहां पर दर्ज की गई है। तो गंगा घाटों पर ये हर साल जो है फ्लास गर्ल पक्षी प्रवास करते हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। और देखिए अब किस तरह से ये खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो हरिद्वार की ये तस्वीर गंगा घाटों पर किस तरह से फ्लास गर्ल पक्षी का ये जमावड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन हर साल ये जो संख्या है वो बहुत तादाद में होती है, लेकिन इस बार ये संख्या जो है वो कम नजर आ रही है। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के चलते इन पक्षियों की संख्या में ये कमी यहाँ पर देखी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण विदेशी पक्षियों का आगमन इस बार देरी से शुरू हुआ। वैसे तो देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते ही हैं, लेकिन इस बार 7 समंदर पार की यात्रा तय करके विदेशी पक्षी हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। इन दिनों यूक्रेन का वातावरण बम धमाकों के कारण बेहद जहरीला हो चुका है। ऐसे में वहाँ परिंदों का जीवित बचना काफी मुश्किल है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में जो हालात हैं वो बेहद ही नुकसानदायक हैं। युद्ध का जो क्षेत्र है वो हालांकि यूक्रेन तक सीमित है, लेकिन लगातार बमबारी और लगातार जो मिसाइल्स का आकाश में उड़ना, आकाश में हवाई जहाजों का उड़ना, वो अटैक करना उनके द्वारा, तो उससे जो प्रव्रजन कर रहे थे ये जो आकाशीय मार्ग से भारत भूमि की तरफ आ रहे थे, वो निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हुए होंगे। 7 समंदर पार से पहुंचने वाले पक्षियों में रूडी शरदक, पोचार्ड, पेंटेल जैसे प्रमुख पक्षी हैं। पक्षियों की प्रजातियों में 19% पक्षी नियमित रूप से प्रवास करते हैं। प्रवासी पक्षी लंबी यात्रा से विभिन्न संस्कृतियों और परिवेशों को जोड़ने का काम करते हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए हरिद्वार के लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। हरिद्वार से तुषार की रिपोर्ट, टीम न्यूज़ स्टेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम धामी का दिल्ली दौरा जारी। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं सीएम धामी और आज भी कई सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी का दिल्ली में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। तो बता दें कि आज भी ये दिल्ली दौरा उनका जारी रहेगा, जहां पर वो कई सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में लगातार प्रचार में जुटे हैं सीएम धामी। आज भी कई सभाओं को संबोधित उनकी तरफ से किया जाएगा और किस तरह से जीत दर्ज कराई जाए इन चुनावों में, इसको लेकर जो है अपने संबोधन में तमाम बातें मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कही जाएंगी। तो ताबड़तोड़ दिल्ली का दौरा उनका लगातार जारी है, प्रचार प्रसार में जोरों से जुटे हुए हैं। तो पहले सीएम धामी ने मयूर विहार में जनसभा को संबोधित किया, तो वही विनोदनगर पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी के पक्ष में जनसभा की। और आज इसी कड़ी में ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं चुनावी प्रचार की। तो सीएम धामी का दिल्ली में चुनाव प्रचार किस तरह से जोरों पर चल रहा है, ये आप 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पहले सीएम धामी ने मयूर विहार में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं विनोदनगर पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी के पक्ष में जनसभा संबोधित की और जनता से वोट की अपील की। तो दिल्ली में करीब 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, जो एमसीडी चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए किंग मेकर साबित हो सकते हैं। और इसी वजह से सीएम धामी को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया है। धामी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी ने मयूर विहार में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। जो देश की चिंता करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है,
देश के प्रहरी के रूप में काम करता है, जो केवल राजनीति के लिए राजनीति में है, उनके साथ उत्तराखंड का समाज कभी नहीं रहता है। वहीं धामी ने ये भी कहा कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो पाई और एक प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहां लागू नहीं हो पाई। उत्तराखंड जैसे राज्य में 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत योजना से अपना इलाज करवा लिया है। आपको बता दें कि 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडियों की मौजूदगी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का समीकरण बना या बिगाड़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड परिवहन महासंघ उग्र आंदोलन करने का मन बना चुका है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले तमाम परिवहन संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों ने मीटिंग की और इस दौरान फैसला लिया कि 29 नवंबर को पूरे राज्य के परिवहन व्यवसायी ऋषिकेश में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उग्र आंदोलन की तैयारी में है महासंघ और किस तरह से यहां पर विरोध जो है वो अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाई पड़ रहा है। अब इस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी जो है वो उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से दी गई है। तो उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों के नवीनीकरण पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सहमति जताई। तो सभी संतों ने मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ने के लिए उनका स्वागत किया। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश भर के कई मदरसों में हो रहे अनैतिक कार्यों के लिए सरकार नैतिक कार्य कर रही है। तो एनसीईआरटी से जोड़ने के लिए सरकार की ये पहल को सराहा गया है। तो सभी संतों ने मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ने के लिए उनका स्वागत किया। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश भर के कई मदरसों में हो रहे अनैतिक कार्यों के लिए सरकार नैतिक कार्य करने में जुटी हुई है। मदरसे में धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाए, इसमें क्या किसी को बाधा हो सकती है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोगों की ओर से समय समय पर प्रकाशित होती है, जिनमें ये तथ्य निकल करके आता है कि मदरसों में ऐसी कुछ गतिविधियां चल रही हैं जो कि देश के विरुद्ध हैं, समाज के विरुद्ध हैं, धर्म के विरुद्ध हैं। तो इसीलिए इस तरह के प्रयास सरकारों के द्वारा संभवतः किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि अमन और चैन देश में बना रहे। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने मदरसों के नवीनीकरण के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने मदरसों में दी जा रही कट्टरवाद की ट्रेनिंग को रोकने के लिए इसे उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला बताया। इस दौरान महंत रविंद्र पुरी ने मदरसे के बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साधुवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मदरसों में नवीनीकरण से हमारे मुस्लिम भाई का बच्चा डॉक्टर या सरकारी अधिकारी बनेगा, न कि दिल्ली में हुए श्रद्धा कांड का दोषी। तो इन मदरसों को जिस तरह से अब मॉडर्निटी की ओर लेकर जाया जा रहा है, नए नियम लागू यहां पर किए जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी से जोड़ने के इस फैसले के सरकार के साधु संतों की तरफ से स्वागत यहां पर किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रविंद्रपुरी की तरफ से कहा गया है इसके जरिए जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका भविष्य संवरेगा, वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। तो वही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शाही मंसूरी विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी कैंट में पेयजल योजना के तहत 413.13 लाख की लागत से निर्मित उच्च जलाशय, राइजिंग मेन और सप्लाई मेन के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। ये बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी गई। वहीं लंबे समय से गढ़ी कैंट क्षेत्र में पेयजल की समस्या जो है उसे 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोग काफी परेशानियों का सामना यहां पर उनको करना पड़ रहा था। अब उस परेशानी से एक बड़ी निजात यहां पर मिल पाएगी। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से ये बड़ी सौगात, इसका इंतजार जो है वो यहाँ की जनता को बेसब्री से था। अब पानी की जो समस्या से यहाँ की जनता जूझ रही थी उससे ये बड़ी निजात, इस समस्या को दूर किया जाएगा। ₹4 करोड़ 13 लाख की लागत से राइजिंग लेन वो ओवरहेड टैंक का लोकार्पण हमने आज यहां पर किया है। इससे लगभग 36,000 की आबादी को फायदा होगा।
क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना बिजली के रह सकता है, बिना सड़क के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक पानी की आवश्यकता होती है। और क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। पूर्व में भी मैंने एक ट्यूबवेल यहां पर लगाया था, यहां पर ट्यूबवेल लगाया, लेकिन ओवर टैंक न होने के कारण प्रेशर से पानी नहीं आता था, डबल स्टोरेज पानी नहीं चलता था। आज इसके शुरुआत से उस समस्या का समाधान होगा। तो पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सर तन से जुदा पोस्टर के चस्पा होने से कॉलेज में सनसनी फैल गई। ये पोस्टर किसकी तरफ से चिपकाया गया है, इसका खुलासा हालांकि अभी तक नहीं हो पाया है। इस गंभीर मसले पर हिंदू संगठन ने अपना आक्रोश व्यक्त कर मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। उन्होंने आशंका जताई है कि शरारती तत्व कॉलेज और शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया है और जांच की जा रही है। तो छात्र के कमरे से ये यहाँ पर पोस्टर मिला था, जिसके बाद पूरे कॉलेज परिसर में सनसनी फैल गई और अब इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष की तरफ से जो है जिलाधिकारी को मामले में शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। उनका ये आरोप है कि इस तरह के पोस्टर चस्पा कर कॉलेज समेत प्रदेश में जो माहौल है उस खराब करने की कोशिश अराजक तत्वों की तरफ से की जा रही है। हालांकि ये अराजक तत्व कौन है, ये पोस्टर किसने चस्पा किया है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जो जांच का विषय है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है, जांच यहाँ पर की जा रही है। तो छात्र के कमरे के बाहर ये पोस्टर चस्पा किया गया था। बढ़ेंगे आगे खबर बागेश्वर से, जहां पर सरकारी स्कूल की शिक्षिका की तरफ से छात्र को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। दरअसल गरुड़ विकास खंड के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में एक छात्र को शिक्षिका की तरफ से मारने के मामले को बाल कल्याण समिति ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी गरुड़ को नोटिस भेजकर 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। तो छात्र का बस कसूर इतना था कि वो अपनी कक्षा के बच्चों की लाइन से दूसरी लाइन में बैठ गया था और इस पर शिक्षिका का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया और डर की वजह से 2 दिन से स्कूल भी नहीं किया गया। और अब ऐसे में इस तरह की हरकत पर, इस तरह के कृत्य पर अब जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से एक्शन की बात यहां पर कही जा रही है। तो छात्र में इतना डर इस पिटाई से बैठ गया था कि वो 2 दिन से स्कूल का उसने रुख नहीं किया। सिर्फ कसूर उसका इतना था कि वो अपनी क्लास की दूसरी लाइन में जाकर बैठ गया और जब ये बात शिक्षिका को पता चलती है तो वो उसके साथ बुरी तरीके से पिटाई उसकी करती है, जिसके चलते वो घायल हो जाता है और 2 दिन तक स्कूल नहीं जाता। अब इस पूरे मामले पर संज्ञान जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है। एक शिक्षिका के द्वारा मैजिस्ट्रेट इंटर कॉलेज में ऐसा काम किया गया है। जेजे एक्ट के अनुसार ये मामला केवल बाल कल्याण समिति के द्वारा ही किया जाना है और बच्चों के देखरेख संरक्षण के अनुसार किसी भी शिक्षक या संस्था को बच्चों के इस प्रकार का व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। हमने स्वयं संज्ञान लेके खंड शिक्षा अधिकारी जी को इसके लिए एक पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि 3 दिन के अंदर पूरे प्रकरण की जांच कर हमें इसकी जानकारी दी जाए। तो ऋषिकेश में ठेकेदार की मनमानी के विरोध में कर्मचारी नेताओं ने ठेकेदार को घेर लिया और लगातार हो रही अनियमितता का विरोध जताया। वही मामला बढ़ने पर सहायक नगर आयुक्त ने मामले का संज्ञान लिया है और आक्रोशित कर्मचारियों को समस्याएं लिखित रूप में देने को कहा है। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग ठेकेदार की तरफ से नगर निगम के काम में अनियमितता सामने आ रही थी, जिसको लेकर कर्मचारी खासे परेशान थे और अब इस परेशानी को लेकर यहां पर शिकायत इस पूरे मामले पर की गई है और विरोध भी कर्मचारियों की तरफ से जताया जा रहा है। तो ठेकेदार की मनमानी से परेशान थे और इसी के विरोध में कर्मचारी नेताओं ने ठेकेदार को घेर लिया। उसी दौरान की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लगातार हो रही अनियमितता के चलते जो कर्मचारी थे वो परेशान थे और विरोध जताते हुए किस तरह से घेराव किया गया वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। वहीं मामला बढ़ने पर सहायक नगर आयुक्त ने मामले का संज्ञान लिया है और आक्रोशित कर्मचारियों को समस्याएं लिखित रूप में देने को कहा है और बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग
ठेकेदार की तरफ से नगर निगम के काम में अनियमितता सामने आ रही थी, जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ नगर निगम कर्मचारी जो है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उन सबके साथ बहुत शोषण किया जाता है ठेकेदार के द्वारा। कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह जो थी पहले 10,000 कुछ रुपए थी, 10,700 60,000 रुपए, अब उन्हें 8,700 रुपए दे रहे हैं। और नगर निगम भर्ती की प्रक्रिया जो है, इस ठेकेदार की कोई मैनेजमेंट नहीं है। भर्ती कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कुछ पता नहीं। किसी कर्मचारी को पीएफ की जानकारी नहीं मिलती, किसी का ईएसआई नहीं मिलता। कर्मचारियों के कुछ नेता आए थे, उनका ये कहना है कि हमारे स्टाफ को जो ईपीएफ और ईएसआईसी है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या उनके हेल्थ कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, या उनके वेतन में कमी हो रही है। इस तरह के कुछ प्रकरण थे, तो मैंने उनसे कह दिया है। एक तो पहली बात यह है कि वो कोई भी विरोध दर्ज करने से पहले अपना एक प्रत्यावेदन निगम में देना होगा, और वो भी अधिकृत प्रतिनिधि आएंगे उनके वार्ता करने के लिए, और उसके जो भी बिंदु होंगे उसका निगम निस्तारण करेगा। तो वहीं नगर निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने निगम प्रशासन की तरफ से भुगतान न होने पर ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले 23 नवंबर से धरना प्रदर्शन शुरू किया। मांग पूरी न होने के चलते 4 दिन से लगातार धरने को खत्म करवाने के लिए नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई और नगर आयुक्त राहुल गोयल धरना स्थल पर पहुंचे। ठेकेदारों की मांग सुनते ही महापौर ने बजट के अभाव को देखते हुए फिलहाल कुल भुगतान का 25% भुगतान करने का आश्वासन दिया है। अभी अपने भाई हैं और अपने ठेकेदारों के साथ में हमारी पूरी सहानुभूति है, और हमारा बहुत स्पष्ट निर्देश होता है कि काम की गुणवत्ता को हमारे अधिकारी देखें और समय पे काम लें। जब समय पे काम लेने के लिए हम ठेकेदारों को कहते हैं कि हमको काम की गुणवत्ता भी चाहिए और समय पे काम भी चाहिए, तो उनका भुगतान भी समय पे होना चाहिए। तो वहीं टिहरी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया। कैबिनेट मंत्री की तरफ से विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सड़क निर्माण के दौरान सर्वे कार्य में लोक निर्माण विभाग, राजस्व और वन विभाग आपसी समन्वय से तारीख निर्धारित कर महीने में 2 दिन संयुक्त निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घनसाली विधानसभा के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर तत्काल डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। तो अस्पतालों में जिस तरह से यहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है, डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं है, इसको लेकर अब निरीक्षण का यहां पर आदेश दिया गया है ताकि जो दुरुस्त है अस्पतालों की व्यवस्था को किया जा सके। तो कैबिनेट मंत्री की तरफ से विभागों की समीक्षा करते हुए अब ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क निर्माण के दौरान सर्वे कार्य में लोक निर्माण विभाग, राजस्व और वन विभाग आपसी समन्वय से तारीखों को निर्धारित करें और महीने में 2 दिन ऐसे यहां पर संयुक्त निरीक्षण करें ताकि जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर किया जा सके। चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं। तो वहीं हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित क्षतिग्रस्त हैड़ा खान मोटर मार्ग का डीएम ने बीआरओ के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और बीआरओ और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त रूप से ये निरीक्षण किया गया और निरीक्षण को बड़ी बारीकी से मौके पर पहुंचकर देखा गया। इस दौरान डीएम धीराज सिंह ने कहा कि बीआरओ की तरफ से बताया गया है हमें लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम मेजर्स पर काम करने की जरूरत है। मलबे को हटाने के लिए काम किया जाएगा। सड़क के नीचे वाले हिस्से से रिटेनिंग वॉल बनाकर मजबूती देने का भी काम किया जाएगा ताकि जनता को यहां पर सहूलियत मिल सके। तो संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान की ये तस्वीर किस तरह से बारीकी से हर एक चीज को परखते हुए कार्य नजर आ रहे हैं।
और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी ने रेल परियोजना और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। डीएम ने रेल परियोजना को नरकोटा से खांकरा तक गतिमान टनल निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रेल परियोजना के अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों से जानकारी जुटाई। तो एक कालाडूंगी में बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई, जहां परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी मजदूर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। कल शाम कोटाबाग में कुछ बाहरी मजदूर एक रिसोर्ट का काम कर रहे थे। वहां पर एक 2.5 साल की बच्ची को मेडिकल हेतु अस्पताल कोटाबाग ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसके पिता मुन्ना ऋषि से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया। तो उत्तराखंड में संविधान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के निर्देशों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरिद्वार में भी महानगर कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरिद्वार महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बीजेपी सरकार पर संविधान और कानून को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, इस संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है। इसका हम लगातार विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। जो हक लोगों को मिलना चाहिए था, वो केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस हक को हटाकर अपने फायदे के लिए उस कानून को तोड़ मरोड़ने का कार्य कर रही है, जिसको हम यहाँ से निंदा करते हैं। साथियों, जितने भी कानून को इन्होंने परिवर्तन किए हैं, हम यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता उन कानूनों को वापिस लाएंगे। तो देहरादून में किसानों ने की महापंचायत। तो शनिवार को महापंचायत में जुटने सैकड़ों किसान अपनी कई मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन। तो किसान कई मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर देहरादून में किसानों की ये महापंचायत, जिसके जरिए हुंकार भरते हुए किसान बाजार से नजर आए हैं। तो कई मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी जो है वो किसानों की है और इसी को लेकर ये महापंचायत, शनिवार को महापंचायत में सैकड़ों किसान यहां पर जुटते नजर आए और अपनी कई मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर। तो एक किसान आंदोलन के मसले पर किसान नेता नरेश टिकैत ने क्या कहा, खास बात की हमारे संवाददाता ने। देहरादून में किसानों की महापंचायत इस वक्त हो रही है। नरेश टिकैत यहाँ पहुंचे हैं। नरेश जी, देहरादून में महापंचायत हो रही है, आप तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, मुद्दे क्या हैं सर और मांग क्या है? भाई मुद्दे तो एक तो बताओ, इसके उत्तराखंड की अलग बात है। यहाँ उधम सिंह नगर में किसानों के साथ में क्या ज्यादती हो रही, जो 50-55 साल के किसान हैं वहां से रह रहे, उनकी जमीन पर नोटिस भेज दे, थारा इस पर अधिकार नहीं है। भाई क्यों इस तरह की बात हो रही? किसान है, गन्ने का किसान है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में एक अलग भेदभाव हो रहा। जहाँ से कुछ आमदनी नहीं है, इन्हें रोजगार, इसी तरह के रोजगार दिए जा। ये प्लेन में पहाड़ में ढेर फर्क कर रखा। आज लखनऊ में भी पंचायत है, महापंचायत लखनऊ में 26 तारीख की है, वहाँ विधानसभा के पास में। तो हम तो यही कहें, किसान सड़कों पर क्यों है? कुछ नहीं कर रही राज्य सरकार। कई मील तो ऐसे है, जो बजाज ग्रुप है, उसमें पिछले साल का भी फरवरी लोग का पेमेंट आया। तो किसान क्या करे? छोटे छोटे किसान है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उनके पेमेंट करवावे। देहरादून में किसानों की महापंचायत चल रही है, संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान पे ये पूरा प्रोग्राम है और नरेश टिकैत का कहना है जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती हैं तो फिर महापंचायत इसी तरीके से देश के अन्य राज्यों में भी आयोजित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।